हेलो बच्चों, क्या हालचाल। बढ़िया एकदम। तो मैं सागर वर्जातिया स्वागत करता हूं एक बार फिर से शक्ति 2.0 डिफेंस वाला चैनल में, जहां पे मैं आपको ले रहा हूं आज पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। इससे पहले वाला लेक्चर कैसा था बच्चों? क्या आपने सीखा? बढ़िया लगा ना? इसी तरीके से आज का लेक्चर भी निपटाएंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, और क्या देखा था? दूसरा चैप्टर कौन सा था? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। भूल गए? पढ़ाई नहीं करी मतलब पढ़ के नहीं आए। पहला वीडियो हमारा एक लाइव लेक्चर था मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग। इस पर रिलेटेड जितने भी बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं एनडीए में प्रीवियस ईयर, प्लस उसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग और पीवाईक्यू, ये हमारा मेन लक्ष्य होने वाला है। तो इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़े, क्या कहते हो बेटा? चले तो एक बार जय हिंद बता दो भाई, कमेंट सेक्शन में एक बार जय हिंद तो बोल दो। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। साउंड बढ़िया आ रहा है? आप लोगों को साउंड का इशू बड़ा रहता है, साउंड बढ़िया आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बढ़िया आ रहा है, चलो बढ़िया। दिखाई अच्छे से दे रहे हैं? पक्का? इधर इधर एकदम फंटास। ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, किसी ने सही कहा है, लाइक अब्दुल कलाम जी ने सही कहा है, यू कैन नेवर चेंज योर फ्यूचर but you can change your habits, and surely your habits will change your future. तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं पीरियोडिसिटी अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। देखिए बच्चों, पीरियोडिक टेबल में हम लोग ना ये कुछ 3-4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में डील करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एटॉमिक रेडियस। क्या होता है एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस इज नथिंग बट द हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। नोट करते रहिएगा साथ साथ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ जाएगा। आप जब ये वीडियो एंड करके बैठोगे तो आपको लगेगा, आपको तृप्ति सी महसूस होगी कि हाँ बेटा हमने कुछ सीखा है जीवन में, है ना? तो हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, बिटवीन द टू एटम्स ज्वाइन टूगेदर बाय। अब ज्वाइन टूगेदर बाय, यहां पर हम लोग बेसिकली आपके इंडिया लेवल पे कोवेलेंट बॉन्ड्स बोलेंगे। हम लोग यहां पे कोवेलेंट रेडियस को कंसीडर कर रहे हैं। अदरवाइज एटॉमिक रेडियस को 3 दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, ठीक है ना? एटॉमिक रेडियस को बेटा कितने दृष्टिकोण से देखा जा सकता है? 3। कोवेलेंट, मेटालिक एंड, कोवेलेंट, मेटालिक एंड वैंडरवॉल। ठीक है, कोवेलेंट, मेटालिक एंड वेंडरवॉल। ये देखिए, मैंने क्या किया, इन दो एटम्स को बेटा ओवरलैप करवा दिया। अब इसके जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, वहां से जो न्यूक्लियस है, दूसरे वाले एटम के न्यूक्लियस तक अगर मैं चलता हूं तो इसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और बेटा अगर हमने इसका आधा कर दिया, क्या कर दिया? इसका हमने एकदम आधा कर दिया, आधा, तो ये जो हमको दे रहा है समय, ये होती है कोवेलेंट रेडियस। ये देख रहे हो, ये वाला हिस्सा RC, दिस इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज कोवेलेंट रेडियस। तो half the internuclear distance in the covalent bonded compounds, molecules or atoms is known as covalent radius। यही हम मेटालिक रेडियस की बात करें तो मेटालिक रेडियस, दो एटम्स ले लो, दो एटम्स को इमेजिन करो जो एक क्रिस्टल मैट्रिक्स लैटिस के अंदर है। अच्छा, बचपन से तुम ये चीज नहीं पढ़ते आ रहे हो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है? बताओ। सॉलिड में क्या रहता है कि जो आपके एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। किस तरह से पैक्ड होते हैं? अब भाई मेटल क्या है? मेटल भी तो एक तरीके का सॉलिड है ना।
तो यहां पर अगर हम इस तरीके से इनका क्लोजली पैक्ड करवा दें, और इसका सेंटर और इसका सेंटर ये रहा। अब ये क्या है समय, इस समय यहां पर अगर हम देखें तो ये इसकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हुई। क्या हुई बेटा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हाँ कि ना। व्हाट इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस? सर आप बार बार ये नाम लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो। अरे भाई, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कुछ नहीं है, जब आप दो एटम्स के सेंटर से यानी कि न्यूक्लियस से आप एक लाइन खींच के दूसरे एटम तक जाते हो। भाई इस एटम का सेंटर ये रहा, इसका न्यूक्लियस, इस एटम का सेंटर ये रहा, इसका न्यूक्लियस। आपने इन दोनों को जोड़ दिया ना, तो ये होती है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब अगर आपने इसका आधा कर दिया, क्या कर दिया, अगर आपने अब इसका आधा कर दिया एकदम बीच से, तो ये जो इस समय आपको रेडियस दे रही है, ये अब आर एम गिनी जाएगी। आर एम क्या होता है, मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि यार कोवेलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस में कौन बड़ा है, तो तुम देख लो मेटालिक रेडियस बड़ी है। एक और होती है बेटा वैन डेर वाल्स रेडियस। तो आपको एक छोटी सी अगर मैं बात याद करने के लिए कहूं तो याद कर लोगे कि वैन डेर वाल्स रेडियस सबसे बड़ी होती है, उसके बाद मेटालिक रेडियस होती है, और उसके बाद बेटा कोवेलेंट रेडियस होती है। बताओ इतनी छोटी सी बात आप याद रख सकते हो कि नहीं? मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस मैंने आपको दिखा दी है। एक बार हम आपको वैन डेर वाल्स रेडियस भी दिखाना चाहते हैं। वैन डेर वाल्स रेडियस बेसिकली बेटा जी क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रही होती है या नोबल गैसेस के बीच में। अब जैसे अगर मैंने ये Cl2 बना दिया, सुन लो मेरी बात, अगर मैंने यहां पर ये जैसे Cl2 है, एक Cl एक Cl और एक Cl2 यहां पर रखा है, एक Cl एक Cl, तो बेटा जी इसका सेंटर पॉइंट और बेटा इसका सेंटर पॉइंट, इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को बेटा आपने जोड़ देना है, ऐसे ऐसे जोड़ देना है, ठीक है। और अब इसका जब आप आधा करने वाले हो, तो ये जो आपको देने वाला है ये वैन डेर वाल्स रेडियस है। क्या ये वैन डेर वाल्स रेडियस। ये बेसिकली कहां फाइंड होती है, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, या नोबल गैसेस में। नोबल गैसेस समझ गए ना, नोबल गैसेस, हाँ भाई, हीलियम, नियॉन, आर्गन, हाँ बेटा इन्हीं सबके बीच में। तो अब ये बताओ सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड वाइज देखने में कौन बड़ी लग रही है, वैन डेर वाल्स रेडियस, उसके बाद मेटालिक रेडियस, उसके बाद कोवेलेंट रेडियस। तो ये है तुम्हारा एटॉमिक रेडियस पे चर्चा, ठीक है भाई। अब अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या होती है, अब अलोंग द पीरियड की बात हो रही है। अलोंग द पीरियड बेटा आप ये समझ लो, जैसे हम सेकंड पीरियड को लेकर चले, ठीक, ली बे ब क नौ प नी। जब भी हम लोग बताएं पीरियड वाइज कंपैरिजन करते हैं ना, सुन लो बड़े ध्यान से बात सुनना इस बात को, जब भी हम लोग पीरियड वाइज कंपैरिजन कर रहे होते हैं एटॉमिक रेडियस का, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि यार नियॉन को ना अभी कुछ टाइम के लिए कहें कि बेटा रुको जरा सबर करो, इग्नोर मारते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो नियॉन है इसके अंदर कौन सी रेडियस होगी, वैन डेर वाल्स रेडियस। और बेटा वैन डेर वाल्स रेडियस ना बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। कंपैरिजन किसके, किसका कंपैरिजन, मेटालिक या कोवेलेंट के। तो बेटा उसमें उतना जम नहीं पाता, मतलब कंपैरिजन उतना वैलिड नहीं रहता है। अब तुम सोचोगे कि यहां से यहां एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है और नियॉन तक जाते जाते एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है। रीजन, नियॉन एक नोबल गैस है और उसके अंदर नॉर्मल कोवेलेंट या मेटालिक रेडियस नहीं, बल्कि बेटा क्या है, वैन डेर वाल्स रेडियस है। तो वी आर टॉकिंग, वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड atomic size decreases. Logic, what is the logic reason?
क्यों ऐसा हो रहा है सर? तुम बताओ, तुम क्यों हो रहा है? बताओ क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पे जब हम अक्रॉस द पीरियड चलते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन उस आउटर मोस्ट शेल में, एक ही आउटर मोस्ट शेल में आ रहे होते हैं, और आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता रहता है, न्यूक्लियर पुल इंक्रीज होता रहता है। इसका एटॉमिक नंबर बेटा 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9। तो अगर मैं इसके न्यूक्लियर चार्ज की बात करूं, एनसी, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है ये समझ लो। क्या है ना, कंसेप्ट सारे सारे एक एक करके समझाने पड़ेंगे तुम लोगों को। भाई हम तो यही मानकर चल रहे हैं कि तुम लोग अगर आए हो यहाँ पे, है ना, अपना अगर तुम टाइम डिवोट कर रहे हो, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा है इस समय, है ना, कुछ भी नहीं आता। तुम एक बहुत बेहतरीन तरीके का रिवीजन चाहते हो। तो बेहतरीन तरीके के रिवीजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यार कोई भी टर्म मुझे अगर ऐसा लगेगा कि ये बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, और बच्चे के नजरिए से हो सकता है वो भूल चुका होगा, तो मैं उसको रिवाइज कराऊंगा, भले वो कितना भी बेसिक हो। ठीक है ना, भले वो क्या हो, कितना भी बेसिक हो भाई। अब देखो बेटा, मेरी बात सुनना, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उस पर क्या लगाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी को बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज। दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, टू आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या बोलेंगे बेटा? न्यूक्लियर चार्ज। आसान भाषा में न्यूक्लियर चार्ज को याद करने का क्या तरीका है? अरे सिंपल सी बात है यार, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या ही होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, इसी को न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है इसीलिए इसमें न्यूक्लियर चार्ज लग सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। भाई सबसे आउटर मोस्ट शेल का नाम बताओ। आउटर मोस्ट शेल का नाम तो सर आउटर मोस्ट ही होगा ना। अरे भाई वैलेंस शेल, मतलब वैलेंस शेल, है ना। और इसको हम nth शेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? nth शेल। और उससे एक शेल अगर पहले घुस जाए तो इसका नाम हो जाता है पिनल्टीमेट शेल। क्या हो जाता है? हाँ, पिनल्टीमेट शेल, या ये कह लो n-1th शेल। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर हो, यहां पर हो, जो अपना न्यूक्लियस भाई साहब है ना, जो पॉजिटिव है, वो जब इलेक्ट्रॉन पे जो कि नेगेटिव है उस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है उसको न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, न्यूक्लियर पुल कहते हैं। अब यहां पर मैं एक टर्म और इंट्रोड्यूस कर दूं, बुरा तो नहीं मानोगे? बताओ, एक टर्म और इंट्रोड्यूस कर दूं? ठीक है। अब क्या है ये यार, ये हम ना इनर ऑर्बिट पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स बना दे रहे हैं। ये देखो, अब ये जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज से इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खींचा हुआ आएगा तो बेटा अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बेटे झक तो मारेंगे नहीं? मारेंगे क्या, तुम बताओ? इनके पास अपना खुद का भी तो नेगेटिव चार्ज है ना, खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। तो वो क्या कहेंगे बेटा? तुम दूर भागो। वो इसको क्या कहेंगे? तुम दूर भागो, क्योंकि लाइक चार्जर रिपेल ईच अदर। ये देखो, तो ये होता है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इस टर्म पे, ध्यान से सुन लो बेटा। ये होता है तुम्हारा शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या होता है? क्या होता है? फिर से बोलो, मेरे साथ बोलो यार। शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है ये? अरे भाई फोर्स ऑफ रिपल्जन, लिख लेना भाई, लिख लेना, बहुत काम की चीज है। फोर्स ऑफ रिपल्जन गिवन बाय इनरमोस्ट ऑर्बिट या इनरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या टू आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। क्या रे बाबा, चीजें समझ रहे हो? एकदम पीला पीला हो गया, एकदम टैक्सी टाइप का हो गया यार, थोड़ा कलरफुल करना पड़ेगा। पहले ने तुमको चीज ये बताई कि भाई ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको न्यूक्लियर चार्ज के नाम से जाना जाता है। फिर मैंने तुमको ये बताया कि यार ये जो शील्डिंग इफेक्ट है, ये जो शील्डिंग इफेक्ट है, या जिसका एक और नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो क्या होता है? ये फोर्स ऑफ रिपल्जन होता है। क्या होता है? फोर्स ऑफ रिपल्जन होता है। कहां से कहां लग रहा होता है? इनर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो सड़ रहे होते हैं, जेलस फील करते हैं कि अबे ये अंदर कहीं से आ रहा है, इसको दूर फेंक, इसको दूर भगा। तो
नेगेटिव नेगेटिव क्या है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, करेंगे कि नहीं करेंगे। और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या कह रहा है, आओ, कह रहा है कि नहीं कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ। अब न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना कम होगा, होगा कि नहीं होगा। और शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा हुआ यानी कि फोर्स और रिपल्जन अगर ज्यादा हुआ तो एटॉमिक साइज बढ़ने की कोशिश करेगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। तो मैं ये कह रहा था अक्रॉस द पीरियड जब जाते हैं, यहां पे जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। उसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बाय +1 यूनिट इंक्रीज करता है। देखो +3 से +4 हो रहा है, +4 से +5, +5 से +6, फिर +7, फिर +8 और फिर ये +9। तो न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग बाय +1 यूनिट। लेकिन बेटा शील्डिंग इफेक्ट कतई नहीं इंक्रीज हो रहा। अगर हम यहां पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, एक मिनट जरा रीजन वाले वर्ड को हटाओ और तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो अगर हम बेसिक लेवल पे लिखें, ये 2,1 है, ये क्या है 2,2, ये क्या है 2,3, ये क्या है 2,4, ये क्या है 2,5, ये क्या है 2,6, ये क्या है 2,7। यानी कि देखा जाए तो सेम शेल में ही इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। और इनसे जो पहली शेल है यानी कि ये इनर ऑर्बिट जो शेल है, इन सब में बेटा दो ही दो इलेक्ट्रॉन है। यानी कि शील्डिंग इफेक्ट ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। यानी कि एटॉमिक साइज सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर कर रहा है यहाँ पे अक्रॉस द पीरियड में, न्यूक्लियर चार्ज पे। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है बाय +1 यूनिट। एंड इफ द न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज देन डेफिनेटली द एटॉमिक साइज विल डिक्रीज। तो अगर रीजन लिखना चाहो तो रीजन क्या लिखोगे बेटा, सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि जैसे ही हम अक्रॉस द पीरियड चलते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड चलते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना, न्यूक्लियर चार्ज मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस बाय +1 यूनिट। देयरफॉर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका बढ़ जाएगा तो एटॉमिक साइज तो डिक्रीज होएगा ही, हाँ कि ना। अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया तो बेटा आओ 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 आओ, तो ये क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो काफी सारी चर्चा हो गई यार अपने एटॉमिक साइज को लेकर, लेकिन देखो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया होगा ना, हाँ फिर ठीक है। मेन मकसद तो यही है ना, समझाना है। तो अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होती है एटॉमिक साइज, और डाउन द ग्रुप क्या होगी, डाउन द ग्रुप विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। जैसे जैसे शेल्स बढ़ेंगी अंदर बैठे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो अब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। अब उल्टा सोचो, जब डाउन द ग्रुप आते हो तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाती है ना। तो जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी, जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी यानी कि इनर शेल्स बढ़ेंगी तो इनर इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ेंगे यार, नहीं समझे मतलब, समझते नहीं हो यार सिंपल सी बात को तुम लोग, सिंपल सी बात है। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप है ना, अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि जैसे लिथियम के केस में ये मैंने 2 शेल्स बनाई हैं, नीचे आते आते अगर हम सीजियम की बात करेंगे तो द नंबर ऑफ शेल्स विल इंक्रीज, यस और नो। हाइपोथेटिकल बना रहे हैं, और इतनी सारी शेल्स बनाऊंगा तो हो गया काम। हाइपोथेटिकल बनाया है कि जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही हैं, तो यहां पर शील्डिंग इफेक्ट एकदम ना के बराबर है। लेकिन अगर यहां पे देखें तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में 2 शेल्स आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, तो यानी कि यहां पर बैठे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इसको क्या करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्जन क्रिएट करेंगे, यस और नो। ये क्या लगाएंगे, शील्डिंग इफेक्ट लगाएंगे। तो शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप आते हुए बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाती हैं। So with the addition of the new shell, the shielding effect magnitude will increase, which is more than the increase in the nuclear charge. ये भी बात है बेटा,
तुम सोच रहे होगे सर नीचे जाते हुए एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ेगा। हाँ बेटा बिल्कुल बात सही है, लेकिन फिर कुछ चीजें केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटली देखी जाती हैं और जहां ये आता है उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। तो ये रहा तुम्हारा 3, ये 11, ये 19, फिर ये 37, ये 55। इसी तरीके से क्या है ये देख रहे हो, ये एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करेगा, ये बात तो निश्चित है। तो सर हम कैसे पता लगाएं भाई? अब आप डाउन दी ग्रुप में ना दो तरीके की बातें कर रहे हो। अब आप डाउन दी ग्रुप में दो तरीके की बातें कर रहे हो, हमको आप कंफ्यूज कर रहे हो बहुत तगड़े तरीके से। आप कह रहे हो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है और आप कह रहे हो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। भाई न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, बट ऑब्वियस की बात है। और शील्डिंग इफेक्ट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भाई नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं तो अंदर बैठे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, अंदर बैठे अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्जन बढ़ रहा है। तो बट ऑब्वियस की बात है यार शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। लेकिन फिर अब क्या देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली? यहां पर आता है झोल। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि द मैग्नीट्यूड of the shielding effect is more than that of the nuclear charge. So that's why we used to say यार on moving down the group the atomic size will increase. अब अगर हमने एटॉमिक साइज आपको इतने अच्छे से इसलिए समझाया है क्योंकि यार ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ना वो एटॉमिक साइज पे डिपेंड करेंगी ही करेंगी। तो अगर आपने ये चीज अच्छे से समझ ली है तो बाकी चीजों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब डाउन द ग्रुप हम क्या लिखेंगे? इंक्रीज। नीचे लिखी हुई जितनी भी प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, समझना। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बेसिकली। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं डेफिनेशंस, पूरी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। अब हम पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं बेटा, रिवीजन कर रहे हैं ना अपन लोग, थोड़ा शॉर्ट में निपटा रहे हैं, मतलब डेफिनेशन को, कंसेप्ट को नहीं। है ना? दिख रहा है तुम लोग को? दिख रहा है ना? हैंडराइटिंग बहुत कर्सिव लिखी है हमने। एक बार फिर से लिख देते हैं यार क्योंकि ये बहुत ज्यादा कर्सिव हो गई, हमें ऐसा लग रहा है कि तुमको नहीं समझ पा रहे होगे। देखा, दिल की बात पकड़ ली हमने तुम्हारी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ठीक है यार, अब ठीक है, अब मत बोलना। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। अब तुम सोचो सर, आप स्लाइड्स का इतना कंजूसी क्यों कर रहे हो? एक बटन दबाने पे नई स्लाइड साक्षात दिख जाती है। अब बेटा ऐसा है कि तुम यहां पर क्यों बैठे हो? रिवीजन करने, ठीक। रिवीजन करते हुए जब टैबुलर फॉर्म में या फ्लो चार्ट के फॉर्म में चीजों को रिवाइज कराया जाता है ना, वो दिमाग के अंदर ज्यादा अच्छे से घुसती हैं। तो ये आंसर है इस चीज का। वरना हम क्या इस अलग अलग हेडिंग को अलग अलग स्लाइड्स में नहीं दिखा सकते? टैबुलर फॉर्म में ये चीज इसलिए समझा रहे हैं कि दिमाग में क्लिक करेगी, जल्दी बैठेगी, जल्दी ग्रैब कर पाओगे और लंबे समय के लिए याद कर पाओगे। अब इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन क्या रहती है? भाई तुमको तो सार पता होना चाहिए ना। तुमको कौन ये कहेगा इंडिया के पेपर में बेटा हमको आयनाइजेशन एंथैल्पी की टू दी वर्ल्ड डेफिनेशन लिखकर दिखाओ। अब टू दी वर्ल्ड क्या रहता है? उसमें आइसोलेटेड गैसियस एटम वर्ल्ड इंक्लूड हो जाता है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द outermost shell of an isolated gaseous atom in its neutral state so as to convert it into cation which is also in the gaseous state। तो ये क्या है? ये बात आ गई नॉलेज की, ये बात आ गई कि हाँ तुमको ये पता है। लेकिन ये बात आ गई रिवीजन की कि मोटा मोटा सार क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी का? सर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में के इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है घनिष्ठ प्रेम, प्यार, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन बैठा है,
अगर तुम चाहते हो कि वो बाहर निकले तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, और उस एनर्जी का नाम आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। सिंपल। अब खुद सोचो बेटा, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, इसी में पूछ लें क्या? जैसे मान ले भाई, एक ये है एटम और एक ये है एटम। सवाल तो सुन लो पहले। ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन। ये मैंने फिगर ए बनाया, ये मैंने फिगर बी बनाया। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। अभी क्या है, अभी क्या है, इन दोनों के बीच में हमको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताओ ज्यादा होगा कि इन दोनों के बीच में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? बस इतना बता दो। अरे कमेंट सेक्शन में बता भाई, मेरे को क्या देख रहा है, कमेंट सेक्शन में बताना बेटा। ए में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? भाई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गई तो थोड़ा सा प्यार कम हो जाएगा, है ना? दूरियां बढ़ेंगी, मोहब्बत कम होगी, अट्रैक्शन कम होगा। पास पास होंगे, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यानी कि यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकालना है ना, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़ेगी एज कंपेरेटिवली हेयर। यस और नो? यस और नो लिख के बताओ, यस और नो? यस सर। तो इसका, इससे तुम क्या समझे, ये मैं तुम्हें क्यों सिखा रहा हूं, मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूं? मैं तुम्हें ये फैक्टर समझाना चाहता हूं कि जो यार आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है भाई एटॉमिक साइज के। एटॉमिक साइज अगर छोटा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इस इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकाल सकूं। समझे बेटा? तो अलोंग द पीरियड जहां एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। और जस्ट उसका उल्टा उधर भाई डाउन द ग्रुप में नीचे जाते हुए एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। अब सीजियम का ही केस उठा लो बेटा, सीजियम भाई फर्स्ट ग्रुप में सबसे नीचे क्या आता है, अभी लिखकर दिखाया था, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। वो फ्रेंडशिप नहीं गिनेंगे, रेडियो एक्टिव है। तो सीजियम पर आओ। सीजियम बेटा फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज होता है। रीजन, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है। क्या मतलब हुआ सर, क्या तात्पर्य है इसका? बेटा सीजियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, यानी कि एक मिनिमम से मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन दिखाई देता है, इलेक्ट्रॉन बाहर तर तर करके निकल जाता है। तो डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, मतलब कम से कम एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट हम तुमको समझाएं तो बड़े प्यार से इस चीज को समझो कि H और Cl, ठीक बेटा, दो एटम्स हैं यहां पे। मुन्ना मेरी बात समझना बड़े आराम से। यहां पर बेटा मैंने एक इलेक्ट्रॉन रखा है क्योंकि इसके पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? क्लोरीन कहां है, हेलोजेंस में है ना। तो क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या है ना, ये ना पूरा एक दे नहीं सकता क्योंकि इसके पास फिर H+ हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में, अभी हम आगे पढ़ रहे होंगे, आगे हम यही चीज पढ़ रहे होंगे, लेकिन अभी ये आ गई है तो हम बता देते हैं। H और Cl आपस में क्या करते हैं, आपस में ये समझौता करते हैं कि देख भाई, ना तेरा ऑक्टेट कंप्लीट है ना तेरा ड्यूप्लेट कंप्लीट है, तो क्यों ना एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लें। तो शेयरिंग करने पे दोनों का भला हो जाता है, यानी कि HCl इस तरह से बॉन्ड बना लेता है। लेकिन दिक्कत की यहां पर एक बात आती है कि Cl आदमी जो है ना बड़ा चालू आदमी है। जो Cl है ना, जो हेलोजन है, बड़े शातिर आदमी है बेटा, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। क्या है, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव या दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। सर क्या तात्पर्य है इसका? इसका तात्पर्य यह है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है भाई, ये इन दोनों का शेयर्ड पेयर है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका है। तो बेटा कुछ समय बाद हम ये देखते हैं कि ये शेयर्ड पेयर इसकी तरफ खिसका हुआ है। ओ तेरी बेटा, क्या खेल खेल गया ये आदमी। मतलब पहले कहता है हम तुमको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तुम हमको अपना एक इलेक्ट्रॉन दो, आपस में बॉन्ड बनाते हैं, आपस में साझेदारी करते हैं। और कुछ समय बाद ये देखा जा रहा है कि वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा शक्तिशाली है। केमिस्ट्री में इस शक्तिशाली पावर का नाम इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल है, उसमें ये एटम है जिसके पास टेंडेंसी है काहे की, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ घसीटने की। एज अ रिजल्ट इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है और इस पर पार्शियल नेगेटिव। ठीक, और अगर बॉन्ड टूट गया, अब तुम देखते ही होगे यार कि HCl को पानी में डाला तो वो टूट गया, हाँ कि ना। अगर इसको हमने पानी में डाला तो ये टूट जाता है ना, तो टूट कर क्या देता है, इसीलिए H प्लस और Cl माइनस देता है। और बहुत बच्चों को ये डाउट रहता है, सर HCl तो कोवेलेंट बॉन्ड है, HCl तो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये आयंस क्यों दे रहा है, क्योंकि ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अभी इस पर चर्चा फिर से करेंगे हम, अभी इस पे हम चर्चा फिर से करेंगे। फिलहाल मैं तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझाना चाह रहा था। क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared pair of electron towards itself। ठीक, अब इसके अलोंग द पीरियड की बात करें तो सेम चीज है। अगर मैं बात करता हूं बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, तो जब डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईली है, और जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और ये भी बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के। तो जो कहानी हमने आयनाइजेशन थेरेपी के लिए लिखी थी, क्या कि अलोंग द पीरियड जा रहे होंगे तो ये इंक्रीज करेगी, लेकिन जब डाउन द ग्रुप जा रहे होंगे तो ये डिक्रीज करेगी। एंड फ्लोरीन इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये बात चीज जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो कि एकदम आयनाइजेशन थेरेपी के अपोजिट है। आयनाइजेशन थेरेपी क्या कहती है कि आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी क्या कहती है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन डालो। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ, वैसे तो एफिनिटी का मतलब प्यार होता है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखी हो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखी हो, एक ही बात है। ये थर्मोडायनेमिक टर्म है, ये एक प्रॉपर्टी के टर्म्स में बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ प्यार, प्यार, एफिनिटी मींस लव। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, amount of energy released when an electron is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom। तो इलेक्ट्रॉन डालना और निकालना सक्सेसिव प्रोसेस होता है, ये बात ध्यान रखना। एक एक करके इलेक्ट्रॉन डाला जा सकता है और एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें अलोंग द पीरियड में, फिर से वही चीज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज, यानी कि ये इंक्रीज करेगी और ये डिक्रीज करेगा। तो ये चार प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। अगर एटॉमिक रेडियस तुम्हें याद है तो बाकी तीन तुम्हारे लिए हलवा है। इसका नोट कर लो, इसे नोट कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद O2 माइनस। अच्छा ऐसा करते हैं, एटॉमिक साइज पर एक तुम्हें इंपॉर्टेंट बात और बता देते हैं। वो ये है कि अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि I माइनस और I प्लस में सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसका है, तो तुम कहोगे I माइनस इज ग्रेटर देन I इज ग्रेटर देन I प्लस। तो साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम एंड साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम।
इस बात का जरूर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद O2 माइनस। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताओ। स्पीसीज विद सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो? स्पीसीज विद सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब O2 माइनस की अगर मैं बात करूं, O का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, ठीक है? तो अब अगर इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे, लेकिन चूंकि 2 माइनस है, सुनना, और यही नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। लेकिन ये तो न्यूट्रल स्टेट की बात हो गई ना, ये किसकी बात हो गई? न्यूट्रल स्टेट की बात हो गई, न्यूट्रल एटम के लिए, न्यूट्रल एटम ऑफ O। लेकिन अगर मैं O2 माइनस की बात करूं तो 8 में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो हो गए कितने बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो वही तो पूछ रहा है ना, नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो N का होता है 7, अब 7 में 3 आ गए तो ये तो 10 हो गया। फ्लोरीन का 9 होता है, 9 में 1 आ गया तो 10 हो गए बेटा। ये 11 होता है, 11 में प्लस है, प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितने हो गए? 10 बेटा। टी टाइटेनियम है जिसका 22 होता है। अरे यार कहां, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, डी इज द आंसर। क्यों? टाइटेनियम हो गया बेटा, खत्म हो गया खेल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। गैप्स वर लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, किसने किया था? ऐसा खोज किसने करी थी? भाई मेंडलीव ने करी थी। ये स्टेटमेंट पढ़ते ही समझ में आ जाता है, तभी तो मेंडलीव को फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल का दर्जा दिया गया था। यस और नो, रिमेंबर और नॉट? भाई अगर पूछा जाए फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है, तो वो मोसले फोसले नहीं है, मूसले ब्रूसले कोई नहीं, मेंडलीव। मेंडलीव वाज द फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि जो एलिमेंट्स नहीं भी बने थे ना उनके लिए भाई ने स्पेस छोड़ी थी, इज्जत दी थी बेटा इसने। जैसे अगर मैं तुम्हें ग्रुप 13 में ले चलूं तो बाल गा एल्यूमिनियम के नीचे यहां पे स्पेस लेफ्ट थी बेटा, उस दौरान स्पेस लेफ्ट थी, और इसका नाम इसने दे दिया था उस समय इका एल्यूमिनियम। वो तो फिर बात की बात है, जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो इसका नाम गैलियम रखा गया। ये गैलियम वर्ड जो आया था वो लेटर आया था। इका एल्यूमिनियम मेंडलीव भाई साहब कहकर चले गए थे कि उसने कहा था कि अगर कोई आया तो वो एल्यूमिनियम के नीचे इस प्रकार ही आएगा। इका एल्यूमिनियम, उसकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से रिजेंबल करेंगी। नो करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये बात तो सही है, हाइड्रोजन की पोजीशन तो आज भी सेटिस्फाइड नहीं है। हम लोग जो पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसमें कभी हम पढ़ते हैं ग्रुप 1 में और कभी पढ़ते हैं ग्रुप 7 में, बिकॉज इट रिजेंबल्स बोथ द ग्रुप्स प्रॉपर्टीज। यस और नो? ग्रुप 1 में क्यों है? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 7 में क्यों है हाइड्रोजन? क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, और हैलोजेंस के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए ये बात भी मेंडलीव के जमाने की भी है। द आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट विल बी गिवन डिफरेंट पोजीशन। द आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग द यहां पे दिक्कत होती है, यहाँ पे दिक्कत होती है। आइसोटोप मतलब भूल गया आदमी तुरंत, अब यार एटॉमिक नंबर सेम था कि एटॉमिक मास सेम था? एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास अलग है, ऐसे याद किया करो। C12 13 14 ये आइसोटोप्स हैं। H1 H2 H3 ये आइसोटोप्स हैं, इसमें एटॉमिक मास अलग है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सो द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स विल बी गिवन डिफरेंट पोजीशन। ये सारी चीजें, ये सारे फीचर्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के हैं बेटा, ना मॉडर्न के हैं। न्यूलैंड तो भाई अलग ही बात कर रहा था। अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, लोग बता ही देते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कहता क्या है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कहता है जैसे सारे गामा पाधा नीसा है, म्यूजिकल नोट्स होते हैं, पहला 8वें को रिजेंबल करता है, उसी तरीके से अगर हम 8 एलिमेंट्स लिखें, ली बे ब क नौ फ नी फिर ना
तो अब जैसे अगर ये एलिमेंट नंबर 1 है, सुन लो मेरी बात, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो ये जो पहला एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट है, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी। क्या होंगी? सेम होंगी। लेकिन ये तब तक सही था जब तक एटॉमिक मास 40 तक कहानी सही थी इसकी, एटॉमिक नंबर 20 यानी कैल्शियम तक। इसका लिमिटेशन क्या था? न्यूलैंड का लगे हाथ लिमिटेशन भी डिस्कस कर लेते हैं ना, डिवीजन ही तो कर रहे हैं अपन लोग, आगे पीछे की सारी बातें कर लो, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर थोड़ी ना बताने आए हैं। लिमिटेशन क्या था? लिमिटेशन एक तो ये था कि भाई कैल्शियम के बाद, कैल्शियम के बाद कैल्शियम के बाद की कहानी एकदम सट्टी बोल हो गई थी इसकी। और दूसरी क्या थी कि जब तक तुम्हारे नोबल गैसेस नहीं बने थे तब तक तो बात चलो हजम हो रही थी हम लोगों को। अब सोचो अगर नोबल गैस आ गई होती, मतलब यहां पर हम अगर नियॉन लिख दिए होते तो 8वां तो ये है कायदे से अगर देखा जाए, तो फिर लिथियम और नियॉन के प्रॉपर्टीज रिजेंबल करने चाहिए, लेकिन इसने इसको कंसीडर ही नहीं किया था, नोबल गैसेस वाले फैक्टर को वही नहीं किया था, कंसीडर ही नहीं किया था, तब तक पैदा नहीं हुई थी ना। तो जब पैदा हुई तो भैया दिक्कत आ गई। तो न्यूलैंड, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, विच एलिमेंट इज द रेपिटेशन ऑफ लिथियम एलिमेंट? तो लिथियम सोडियम का है। तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन का आंसर तो डी है, लेकिन इसके आसपास की कहानी भी मैंने आपको समझा दी है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बेटा? समझ में आ रहा है ना? बताओ। ठीक है। ई का एल्यूमिनियम प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव, अभी हम समझा कर आ रहे हैं, सीधा सीधा आंसर अब बी मार्क करेंगे। गैलियम, इस पर कोई चर्चा नहीं होने वाली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायगोनली रिलेटेड? तो यहां पर आपको मैं बता दूं डायगोनल रिलेशनशिप होती है। ऐसा था कि साइंटिस्ट लोगों ने ग्रुप्स और पीरियड में एटम्स एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था, यस और नो। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज हो रही थी, कुछ इंक्रीज हो रही थी, कुछ प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही थी, कुछ डिक्रीज हो रही थी। तो उनको इफेक्ट नल्लीफाई तब हुआ जब ये देखा गया कि सेकंड और थर्ड पीरियड के स्टार्टिंग के कुछ एटम्स डायगोनली भी रिलेटेड हैं, यानी कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम आ रही हैं। जैसे ली, पे, ब, क, ये ना, म, गल, सी। तो डायगोनल रिलेशनशिप बाबूजी इस तरीके से थी। LiMg के साथ दिखा रहा था, बी एल्यूमिनियम के साथ दिखा रहा था, बोरॉन सिलिकॉन के साथ दिखा रहा था। अब ऐसा पेयर तुमको कहां दिख रहा है? सी, यस, सी। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एलिमेंट X forms the chloride with the formula XCl2 which is a solid with high melting point. Identify the X. तो अब अगर हम XCl2 को तोड़ें तो ये सिंपल तुम्हारा फॉर्मूला टेस्ट कर रहा है, फॉर्मूला मेकिंग टेस्ट कर रहा है कि बच्चे को वैलेंसी और फॉर्मूला मेकिंग चीज आती है कि नहीं आती है। अगर XCl2 है यानी कि X के ऊपर 2+ रहा होगा, है ना। अब सॉलिड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी कि आयनिक है इसके अंदर, आयनिक बॉन्ड, और प्लस 2Cl- रहा होगा, यस और नो। तो ऐसा कौन सा जिसकी वैलेंसी +2 है? देखो भाई Na की अगर हम बात करें तो Na+1 होता है, एल्यूमिनियम की बात करें तो Al3+ होता है, सिलिकॉन बेटा तुम्हारा ग्रुप 14 में आता है कि नहीं आता है? और इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 1 2 3 4। मैग्नी, अरे खत्म हो गया बेटा, Mg2+। आंसर सी है, इसका आंसर क्या होगा? MgCl2। समझ में आई बात? पक्का कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग पढ़ते हैं कि यार ये आखिर में केमिकल बॉन्ड क्या होता है। व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? बॉन्ड 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 बॉन्ड, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? अरे एक ऐसा फोर्स that acts between two or more atoms to hold them together as a stable molecule. बेटा एक बात सुनो, Na और Cl आखिर क्यों कहा जाता है उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है?
क्योंकि Na और Cl के बीच में एक आयनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, Na के ऊपर प्लस है, Cl के ऊपर माइनस है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। तो ये जो ये केमिकल बॉन्ड है, ये जो एहसास है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं, जो क्या कर रहा है, दो आयंस को इंटैक्ट रख रहा है और उसको एक स्टेबल मॉलिक्यूल का दर्जा दे रहा है। CCl4 में, CH4 में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ये सब क्या है, ये एक प्यार है मतलब, है ना, दो एटम्स के बीच के प्यार को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड में भी डिफाइंड एज अ फोर्स, देख लो, केमिकल बॉन्ड में भी डिफाइंड एज अ फोर्स दैट एक्ट बिटवीन टू और मोर एटम्स टू होल्ड देम टुगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। बताओ भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब तुम लोग जो यहां पर पढ़ोगे वो कौन कौन से तरीके पढ़ोगे, तो आयनिक बॉन्ड पढ़ोगे। आयनिक बॉन्ड को और क्या कहा जाता है बताओ बेटा? अरे वाह यार, शाबाश, मन की बात खींच ली बेटा तुमने, है। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चौथा हालांकि इससे रिलेट नहीं करना चाहिए, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, ठीक है ना, ये हम अलग लिख रहे हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। अरे बेटा, एक तो इसको उठाओ ना तो पूरा ही रब कर देता है, मतलब ये सब ओवरलैपिंग की वजह से नहीं होती, ये अलग ही खेल है इसका, ठीक है, इसका खेल ही अलग है। अब और जरा एक करके बात करेंगे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, लेकिन उससे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में समझ लें कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है। इट रिप्रेजेंट्स द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे मान लो बेटा, उदाहरण के तौर पे मैं तुमसे कहूं कि मुझे ऑक्सीजन बनाकर दिखाओ, तो ऑक्सीजन का सिंबल O होता है और उसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस तरह से दिखला देते हैं। तो ये क्या, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है ऑक्सीजन का। ऐसे ही मैं तुमको कह दूं कि यार तुम मुझे मॉलिक्यूल का बनाकर दिखाओ, मुझे तुम मॉलिक्यूल का बनाकर दिखाओ, जैसे H2SO4, है ना। तो H2SO4 में सल्फर के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4, भाव में बह गए, 5 6, आसपास कितने ऑक्सीजन होते हैं, 4, 1 2 3 4, और हर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, इसमें कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो मैं ये सब जो ये बना रहा हूं ना, डॉट डॉट डॉट, ये क्या, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, जो ये बताता है कि एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब सल्फर ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हम तुमको वो सब नहीं सिखा रहे हैं, हम तुमको बस ये बता रहे हैं कि ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या बताता है। तो एक सिंबल के ऊपर अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स है, जितने उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, वो हम बना सकते हैं। अब जैसे अगर हम हाइड्रोजन लिखें तो हाइड्रोजन को इस तरह से लिखेंगे, तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, लुईस डॉट सिंबल है हाइड्रोजन के लिए। नाइट्रोजन का लिखें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 होते हैं, तो ये नाइट्रोजन का लुईस डॉट सिंबल है। ये मॉलिक्यूल एग्जांपल हमने एकदम वास्ट बता दिया ना, वास्ट बता दिया। नेक्स्ट होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि जो लुईस एंड कौशल नाम के 2 साइंटिस्ट थे ना, लुईस एंड कौशल के दिमाग में एक घंटी सी बजी, उन्होंने ये कहा कि यार हर एटम आपस में रिएक्ट होके कुछ ना कुछ करना चाह रहा है जीवन में, लेकिन आखिर ये नोबल गैसेस किस खेत की मूली है जो यार किसी के साथ रिएक्ट नहीं हो रही हैं? नोबल गैसेस तुम देख लो, हीलियम देख लो, नियॉन देख लो, ऑर्गन देख लो, क्रिप्टन देख लो, जेनॉन देख लो, ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं हो रही है यार, दे आर नॉट रिएक्टिंग विद एनीबॉडी। व्हाई? क्योंकि ये अपने में संतुष्ट है, सुकून में है, ठीक है। दे आर रिगार्डेड एज स्टेबल मॉलिक्यूल, स्टेबल एटम्स, ये लोग स्टेबल हैं, हाईली स्टेबल हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोग खुश हैं बेटा।
एक्सेप्ट फॉर हीलियम जिसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सबके आउटर मोस्ट शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है यानी कि वो स्टेबल होते हैं क्या, ऐसे इनके दिमाग में घंटी सी बजी। क्या बजी, घंटी सी बजी। तो इनका चमका, दिमाग चमका, अबे भाई यानी कि अगर एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो रहा है तो उसके पीछे मकसद ये है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, वो स्टेबल होना चाहते हैं। तो इन्होंने मॉलिक्यूल के पीछे बनने का कारण ये दे दिया कि एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल क्यों बना रहा है, मॉलिक्यूल क्यों बना रहा है, क्योंकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो ऑक्टेट रूल समझ गए, ऑक्टेट रूल समझ गए। लुइस और कोसल ने किसके बिहाफ पे ये चीज बताई थी, नोबल गैसेस के आधार पे। क्या बताया था कि वो अगर किसी के साथ नहीं रिएक्ट कर रहे उसके पीछे कारण है कि उन सब के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और 2 एटम्स आपस में इसलिए कंबाइन हो रहे हैं, एटम्स कंबाइन with each other so as to complete their octets. एग्जाम्पल CCl4। चलो और सस्ता एग्जाम्पल ले लो, CH4 है ना, ये है CH4। तो बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये स्टेबल है, ये स्टेबल है। लेकिन अगर हम दूसरे छोर पे इसकी बुराई करना चाहें, निंदा करना चाहें, तो हम वो भी कर सकते हैं बेटा, हक है आपका, आप बुराई करो बेटा, पेल के करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बुराई करनी है सर, यार अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो फिर वो क्यों आपस में बन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अरे यार जैसे ZnCl2 ले लो, जैसे AlCl3 ले लो, जैसे BCl3 ले लो। भाई बोरॉन में 6 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम में 6 इलेक्ट्रॉन, जिंक में 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 एटम्स आपस में मिलकर क्यों मॉलिक्यूल बना रहे हैं, फिर इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये लिमिटेशन के अंदर आ गया फिर ऑक्टेट के रूल के। दूसरा एक्सपेंडेड ऑक्टेट देख लो बेटा, एक्सपेंडेड ऑक्टेट मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जिनके सेंट्रल एटम का मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है लेकिन उसके बावजूद वो स्टेबल है, लाइक SF6, लाइक SF6। अरे यार ये पूरा रब हो जाता है, मैं नहीं खेल रहा इसके साथ। SF6, IF7, PCl5, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन। सो दीज आर सम लिमिटेशंस फॉर दी ऑक्टेट रूल। बाकी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी रहता है एक। तो जैसा मैंने टाइप ऑफ बॉन्डिंग अभी आपसे डिस्कस किया था, 3 नाम लिखे थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग से लिखा था। तो आयनिक बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड ये है कि जब एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में कहानी सेट हो रही हो, सेटिंग हो रही हो एकदम, है ना, मस्त। अबे इधर दिमाग लगाओ, मतलब एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम हो, क्या हो, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम हो और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम हो, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्यों, दोनों का मकसद एक ही होगा, कंप्लीट द ऑक्टेट। समझे मेरी बात, दोनों का मकसद क्या होगा भाई, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं बहुत सड़ा सा सड़ा सा कह रहे हैं, अच्छा सा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। भाई आयनिक बॉन्ड को समझाने के लिए पैदा हुआ है NaCl। तो Na के आउटर मोस्ट में 2,8,1 है। अब ये मेटल है, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, आसान से लूज कर सकता है, तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, बन गया क्या 2,8। और Cl क्या है 2,8,7। ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम Cl माइनस।
तो NaCl का फॉर्मेशन ऐसा होता है कि ये रहा Na का लुईस डॉट स्ट्रक्चर और ये रहा बेटा Cl का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आउटर मोस्ट शेल में देख लो बेटा 1 है, आउटर मोस्ट शेल में देख लो बेटा 7 है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके का कर्व एरो मार्क कर देंगे ऐसे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेम पेन से बना दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये बताओ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कर्व्ड एरो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। भाई मेटल क्या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन क्या है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। दोनों के बीच में ऐसा क्या है कि वो लूज करना चाहता है वो गेन करना चाहता है, भाई दोनों अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। मेटल के पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, नॉन मेटल के पास है टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। दोनों के अगर ये होने से अगर कोई अच्छी चीज हो रही है तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब यहां पे कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी का, किसका, इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लूज्ड बाय द मेटल और नॉन मेटल। NaCl में Na की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होगी और Cl की भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होगी, क्योंकि Na ने इलेक्ट्रॉन एक लूज किया, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया। अब अगर यही एग्जांपल MgCl2 का ले लेते हैं हम, तो इसमें Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो गई। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय द नॉन मेटल, और यू कैन से लॉस्ट बाय द मेटल। सिमिलरली यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 or more than 2 atoms। 2 or more than 2 atoms के बीच में जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ये सिंपल है यार, 2 नॉन मेटल्स उठा लो कोई भी चुपचाप, समझे, उनके बीच में शेयरिंग करा दो। अब ये दोनों के आउटर मोस्ट में 7-7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या ही करेंगे, ना ये दे सकता ना ले सकता, ना ये दे सकता ना ले सकता, तो भैया एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर ली। तो ये रिजल्टेंट क्या बना, Cl2 बन गया। बोलो हाँ की ना, बोलो हाँ की ना। अच्छा चलो ठीक है, ऑक्सीजन देख लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इन दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, O2 हो गया। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, अभी इनकम्प्लीट ऑक्टेट और एक्सपेंडेड ऑक्टेट तुम उसका लिमिटेशन देख कर आ रहे हो, कोशिश करो। तो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच में बन रहा है, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल आपस में मिलकर क्या बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव आपस में मिलकर क्या बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे कार्बन और Cl ले लो तो CCl4 बनेगा, है ना। कार्बन और Cl ले लो, दोनों अलग अलग हैं। तुम यही सोच रहे हो कि सर ने दोनों के सेम के एग्जांपल लिए हैं, तो यानी कि F2I2N2 इसी तरीके के मॉलिक्यूल्स ही के अंदर ही कोवेलेंट बॉन्ड है, ऐसा नहीं है, डिसिमिलर एटम्स के अंदर भी होते हैं। तो इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड को ना बोला गया टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें अब 2 तरीके के आते हैं, एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक दूसरा आता है क्या, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब समझ लो जिसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो, क्या हो, इलेक्ट्रो नेगेटिव डिफरेंस, अरे भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस एग्जिस्ट। और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात अगर करें तो नो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस शुड बी देयर। समझ में आ रही है बात, पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, ऐसे छू के निकल रही है, ऐसा ना करना भाई। अभी देखो मैंने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड
समझाया था तुम्हें। जैसे इसका एग्जाम्पल हम HCl ले लें, HBr ले लें, तो इनके बीच में क्या होता है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है ना। लेकिन अगर हम बात करें O के बीच में, N के बीच में, Cl के बीच में, तो दोनों सेम नेचर के हैं ना, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ना ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे पोलैरिटीज नहीं होती, यहाँ पोलैरिटीज होती है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे कोई पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव नहीं हो सकता ना, क्योंकि Cl इधर भी है Cl इधर भी है, कोई एक दूसरे से ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं। तो जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा वहां पे पोलैरिटी एग्जिस्ट करेंगी, और जहां पोलैरिटी एग्जिस्ट करेंगी वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा बेटा। जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होगा वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा बेटा। क्या आ रहा है? तुमसे ही पूछ रहे हैं बेटा, आ रहा है? सिर्फ ऐसे देख, ऐसे तो नहीं देख रहे हो, या देख के सिर्फ जज तो नहीं कर रहे हो, लिख भी रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? ठीक है। द ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, एनडीए 2007 का। तो एक बार थोड़ा सा लुईस लॉ स्ट्रक्चर बना लिया ना। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? अब तुम बताओगे कि नहीं बताओगे? हाँ, तो दोनों ऑक्सीजन को क्या चाहिए, 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो लो बेटा, लो बेटा। अब इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस सर। NH3 की बात करें तो NH3 का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट है। H2S की बात करें बेटा, 1 2 3 4, देखो सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 1 2 3 4 तो हो गए, 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा। हाँ सर कंप्लीट है। BF3 की बात करें तो बोरॉन के आउटर मोस्ट में होते ही 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक F इधर है, एक F इधर है, एक F इधर है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अच्छा एक बात तुमको बताएं, किसी को बताओगे तो नहीं, हमारे और तुम्हारे बीच में रहेगी, ठीक है। जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है उसको क्या कहते हैं? हाइपोवैलेंट स्पीसीज। और मान लो जिनका एक्सपेंडेड ऑक्टेट होता है उनको क्या कहेंगे फिर? हाइपरवैलेंट। हाइपर हो गया, हाइपर हाइपर, और ये क्या है? हाइपो। तो आंसर फिलहाल डी है तुम्हारा, नॉट वैलिड फॉर दी ऑक्टेट। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका नहीं है। An ionic compound which when dissolved in water has produced AN, ये कुछ नहीं लिखा है, इसको इग्नोर मारो। अरे ये सिंपल फॉर्मूला टेस्ट कर रहा है तुम्हारा। ये AN प्लस लिखा है, सुन लो, है ना, AN प्लस लिखा है, और ये BM माइनस लिखा है, तो ये M कूद कर कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। और ये N कूद कर कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो A के नीचे M हो जाएगा, B के नीचे N हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं है? आंसर A मार्क करो, आगे बढ़ो। As compared to the covalent bonds, electrovalent compounds generally have, तुम खुद सोचना, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? जब मेटल लूज करता है, नॉन मेटल लेता है, यानी कि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल के बीच में ऊपर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं ना जनरली, उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कंपेयर टू द कोवेलेंट बॉन्ड। और ये एक सिंपल सा फैक्ट एनडीए 2010 में आया है बेटा। तो हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम पढ़ो, खुद सॉल्व करो, मुझको आंसर इतलाह करो कमेंट बॉक्स में। आया? सिंपल है ना, दिखाया हुआ है अभी। K प्लस प्लस Cl माइनस, मेटल नॉन मेटल, आयनिक बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड अभी HCl का एग्जांपल 2 बार समझा चुका हूं। नॉन पोलर मतलब सेम नेचर के हो, O2। और NH4 प्लस Cl माइनस, अच्छा ये हम तुमको समझा देते हैं कि ये डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड
क्या होता है? ना कहोगे सर ये तो बताया ही नहीं आपने हमको, ये इल्जाम हम सह नहीं पाएंगे बेटा। NH4 प्लस बनाना है तुमको, क्या बनाना है? NH4 प्लस बनाना है। तो एक हाइड्रोजन तुमने यहां रखा, एक हाइड्रोजन तुमने, एक हाइड्रोजन तुमने यहां रखा, एक हाइड्रोजन तुमने यहां रखा, एक हाइड्रोजन तुमने यहां रखा। अब इन तीन हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो उड़ गया क्योंकि NH4 प्लस है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया, और हमने ये मान लिया कि वो हाइड्रोजन से गया है। अब हुआ क्या, सुन लो। अब जो हुआ वो देखकर तुम बेटा हो जाओगे आश्चर्यचकित। इसने इसके साथ एक बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ एक बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ एक बॉन्ड बना लिया। अब कहानी समझना, नाइट्रोजन का जो ये एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, गिन के बताओ, हमें क्या देख रहे हो, कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट है, सेट है कहानी। तो अब ये प्लस को कहां ले जाए, तुम घर ले जाओ बेटा। घर ले जाओ, तो खेलना है इसके साथ। अब ये H प्लस इस अमोनिया से कहेगा भाई सुन ले, अगर तू मेरे को नहीं लेगा तो H प्लस नहीं कहलाया जाएगा, NH4 प्लस नहीं कहलाया जाएगा, तो सिर्फ अमोनिया का दर्जा रह जाएगा। तो NH3 कहता है यार ये बात तो सही है, तुझको तो लेना पड़ेगा, लेकिन मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है दे आर हाईली स्टेबल, एंड दोज हु आर हाईली स्टेबल ना वो देते हैं ना वो लेते हैं, तो मैं तेरे को क्यों लूं? H प्लस कहता है भाई अगर तू मेरे को नहीं लेगा तो एमोनियम आयन कैसे बनाएगा? कहता है हाँ यार ये बात तो है, क्या करें, कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे गड़बड़ ना हो, हमारा ऑक्टेट डिस्टर्ब ना हो। कहता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर ले यार। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? एक तरफा प्यार। वो शाहरुख खान कहते हैं ना, एक तरफा प्यार की ताकत तुम नहीं जानते, हाँ, और रिश्तों की तरह दूसरे लोगों में बटी नहीं होती। वैसे ही, वैसे ही ये एक तरफा प्यार है, एक तरफ से बॉन्ड बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन वन साइडेड। तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको इस तरह से एरो के थ्रू, ये जो लोन पेयर है ना, एरो के थ्रू चला जाता है इस H प्लस के पास। तो अब क्या हुआ, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट रहा, हाइड्रोजन को भी बॉन्ड मिल गया, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। समझे मेरी बात? तो जब एक एटम जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, अगर उसके पास कोई एक लोन पेयर पड़ा है एक्स्ट्रा में, और उसके बगल में एक ऐसा एटम है जिसको चाहिए, तो वो इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का छोटा भाई बोलते हैं। ये म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, एक तरफा शेयरिंग है, एक तरफा प्यार है, जिसकी ताकत बहुत लोग समझते हैं यहाँ पे। जिसकी ताकत बहुत लोग समझते हैं, है ना? ठीक है, तो अरे तो डेटिव बॉन्ड देख रहे हो बेटा, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस, तो NH4 प्लस आ रहा है ना उसमें, नहीं समझे? नहीं समझे? हम कह रहे हैं इसको तुम तोड़ कर लिखोगे तो NH4 प्लस प्लस Cl माइनस लिखोगे, तो NH4 प्लस के बीच में डेटिव बॉन्ड आ रहा है, अभी हमने तुमको करके दिखाया है, बस खत्म, सेट हो गई कहानी तुम्हारी। तो D में 1 आ रहा है, C में 2 आ रहा है, B में 3 आ रहा है, और A में 4 आ रहा है। पहला ही ऑप्शन सही है शायद, तुम सबका भी आया ये। 3 elements NaS and O combine to form a compound Na2SO3. What is the valency of S? तो देखो यार, सबसे पहली बात तो ये कि Na2SO3 को अगर मैं तोड़कर लिखूं तो लिख सकता हूं 2Na प्लस प्लस SO3 2 माइनस। बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? लिख सकते हैं। अब यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, x प्लस 3 टाइम्स -2 इज इक्वल टू -2, या चार्ज निकाल लो, वैलेंसी निकाल लो। ऑक्सीजन पे -2 होती है ना, और इस पे पूरा 2 माइनस का चार्ज है, तो x इक्वल टू -2 प्लस 6, x इक्वल टू +4। क्या लिखेंगे आंसर? +4। 2012 एनडीए में आया है, सिंपल सा है ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी आगे चल के पढ़ेंगे रिडॉक्स में ना, फिलहाल अब यहां पे यूज हो रहा था तो हमने कर दिया।
द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल इज, यहां पर आती है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, यहां पे तुमको हम थोड़ा सा कंसेप्ट भी समझा देते हैं। जब हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जब हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट FON के साथ बॉन्ड बनाती है तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये दो तरीके की होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब जो ये पानी पानी एक दूसरे के साथ दिखा रही है, या अमोनिया अमोनिया एक दूसरे के साथ दिखाएं, या HF HF एक दूसरे के साथ दिखाएं, दैट आर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बॉन्ड विच इज प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल ये है भाई, एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तीसरा मॉलिक्यूल ये है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में या इन सब के बीच में किस तरह की बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन O2 माइनस आयन, ये तो हम ना बताएंगे बेटा, ये तो तुम्हारे बताने लायक है, 2014 का है। O का एटॉमिक नंबर 6 है, सॉरी 8 है, 6 तो कार्बन का होता है ना। तो इसमें अगर 2 माइनस आ गया, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 + 2 10। सीधा सीधा आंसर है कि नहीं है, है कि नहीं जी। विच Which one of the following is the correct electronic configuration of chlorine? बताओ, which one of the following is the correct electronic configuration of chlorine? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ भाई। ये इन लोगों ने थोड़ा सा क्वेश्चन जो है डगमगा दिया है। Which one of the following is the correct electronic configuration of chlorine? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लीव आउट कर देते हैं, इसके जगह ऑप्शंस बेसिकली क्या होने चाहिए थे, सीधा सीधा हम लिख कर बता देते हैं 2,8,7, है ना। वो ऑप्शंस गलत हैं, आगे बढ़ते हैं। द हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है तो उनका हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन या मेल्टिंग पॉइंट भी रह सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कॉम्बिनेशंस विद फॉर्म द आयनिक बॉन्ड, मतलब तुमको अलग अलग दे दिए हैं। अब Ca के साथ टाइटेनियम दे दिया, मेटल मेटल कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। सिलिकॉन ब्रोमीन दोनों नॉन मेटल है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे। मैग्नीशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। थर्ड वाला आंसर हो गया बेटा, ओनली 3। ये 2014 में ये फैक्ट, सिंपल सा फैक्ट है। अभी मैंने लिखकर बताया था ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स एक आगे हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं VSEPR थ्योरी, तो उसमें समझ में आता है कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर वो नहीं है जो तुम देख रहे हो। जैसे अभी तुम CH4 ऐसे बनाते हो ना बच्चों वाले लेवल में 9th-10th में, ऐसे, ये गलत स्ट्रक्चर है, दिस इज रॉन्ग। मीथेन का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है जिसमें इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। तो ये हम लोगों की एक थ्योरी होती है VSEPR थ्योरी, जो तुम्हारे एनडीए में नहीं है। तो ये क्या है, ये हमको ये बता रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल मतलब उनकी कुछ ज्योमेट्री है। डायरेक्शनल मतलब क्या है कि उन सारे मॉलिक्यूल्स की कुछ ज्योमेट्री, आयनिक में ज्योमेट्री नहीं होती है। आयनिक में तो क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ट्रांसफर कर दिया, दे दिया, खत्म हो गई बात। लेकिन ये ज्योमेट्रिकल है, मतलब ये ज्योमेट्री बताता है, तो ये डायरेक्शनल है। आयनिक बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, ये बात गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं फिर, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं फिर। तो बच्चों यहां पे खत्म होता है, शुरू अभी अभी किया था, यहां पे खत्म होता है हमारा पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग का एक हिस्सा। नेक्स्ट में मिलेंगे जहां पे हम लोग फिर नए टॉपिक्स पे बात कर रहे होंगे। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, आई होप आप कुछ आए तो यहां से कुछ सीख कर जा रहे होंगे। तो जय हिंद माय ऑफिसर्स, मिलते हैं। जय भारत,
नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।